हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू थिंक साइकोलॉजी। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम साइकोलॉजी को सिर्फ रटना ही नहीं, उसको पढ़ना ही नहीं, उसके बारे में सोचना सीखते हैं, राइट? उसको हम अप्लाई करना सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं हमारा न्यू टॉपिक विच इज की आइडियाज इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी। तो जनरली 5 मेजर की आइडियाज है जिसको हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो क्या क्या वो की आइडियाज है? सबसे पहले, डाटा इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी कैन बी फुल्ली अंडरस्टूड only in the context of experimentary theory, but theories are empty without empirical data, right? देखिए इसका मतलब क्या है? कोई भी डाटा जो हम गैदर करते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी में, उसको हम तभी अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकेंगे जब उसकी कोई एक एक्सपेरिमेंटरी थ्योरी होगी, राइट? थ्योरी अगर प्रेजेंट नहीं है, जैसे कोई भी चीज हम कर रहे हैं, राइट, उसके लिए एक प्रॉपर थ्योरी देनी पड़ती है ना, एक हाइपोथेसिस होना चाहिए ना। वो हाइपोथेसिस अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि हमने कौन सा डाटा गैदर किया है और उस डाटा का क्या रेलेवेंस रह जाएगा, राइट? तो एक प्रॉपर हाइपोथेसिस, एक थीसिस होनी चाहिए, ठीक है? और जो भी हमने थ्योरी डेवलप की, ठीक है, उससे जो हमें अब उसका जो हम डाटा गैदर कर रहे हैं उसका कोई इंपेरिकल प्रूफ होना चाहिए। उस थ्योरी को प्रूफ करने के लिए कुछ प्रूफ होना चाहिए, राइट? उसका कोई इंपेरिकल डाटा अवेलेबल होना चाहिए। तो विदाउट इंपेरिकल डाटा वो थ्योरी भी एम्प्टी है ना? तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी में, ठीक है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी की स्टडी में ये इंपेरिकल थ्योरी और उसका इंपेरिकल डाटा, एक्सपेरिमेंटरी थ्योरी और इंपेरिकल डाटा दोनों प्रेजेंट होने चाहिए। अगर ये दोनों प्रेजेंट है तो हम प्रॉपर कॉग्निटिव स्टडी कर सकते हैं, प्रॉपर कॉग्निटिव साइकोलॉजी की स्टडी कर सकते हैं, उसको प्रॉपरली अंडरस्टूड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ये फर्स्ट आइडिया हो गया। सेकेंड आइडिया क्या है? सेकेंड आइडिया कहता है कि कॉग्निशन इज जनरली अडॉप्टेड बट नॉट इन ऑल स्पेसिफिक इंस्टेंसेस। देखिए, कॉग्निशन जो है उसको हम अडॉप्ट करते हैं, जनरली अडॉप्ट करते हैं, है ना? कॉग्निशन होता क्या है? थिंकिंग, मेमोराइजिंग, ठीक है, लैंग्वेज, ये सारी चीजें जो है ये सारे कॉग्निशन है ना? हम लॉजिकली कैसे सोचते हैं, ठीक है, हम कैसे उसको याद रखते हैं, ये सब एक कॉग्निशन है। अब कॉग्निशन कोई स्पेसिफिक नहीं है ना, हमारे माइंड का जो कॉग्निशन है वो कोई एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट नहीं है। वहाँ पे बहुत सारे एस्पेक्ट, सिर्फ थिंकिंग ही नहीं है, मेमोरी भी आती है, ठीक है, हम लैंग्वेज को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं वो भी आता है। ये सब कुछ मिलके एक कॉग्निशन डेवलप करता है, एक हमारा माइंड के एक कॉग्निटिव एबिलिटी, कॉग्निटिव नॉलेज को डेवलप करता है, ठीक है। अब सिर्फ कोई एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट, स्पेसिफिक इंस्टेंसेस से हम कॉग्निशन डेवलप नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए हमें जनरली सबको एक साथ कंबाइन करना पड़ेगा तो ही कॉग्निशन डेवलप हो सकता है। तो ये सेकंड आइडिया हो गया। थर्ड आइडिया क्या है? कॉग्निटिव प्रोसेसेस इंटरेक्ट्स विद ईच अदर एंड विद नॉन कॉग्निटिव प्रोसेसेस। देखिए, जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस होता है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है, जैसे कि थिंकिंग, मेमोरी, है ना, इनका आपस में इंटरेक्शन है, लैंग्वेज, इनका आपस में इंटरेक्शन है, राइट? इसके बिना हमारा कॉग्निटिव प्रोसेस डेवलप नहीं हो पाएगा और हमारा कॉग्निशन डेवलप नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो कॉग्निटिव प्रोसेसेस का आपस में इंटरेक्शन होता है और उसके साथ साथ नॉन कॉग्निटिव प्रोसेसेस का भी आपस में इंटरेक्शन होता है। नॉन कॉग्निटिव प्रोसेसेस जैसे कि एंजाइटी, सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ स्टीम, ठीक है, ये सारे नॉन कॉग्निटिव प्रोसेसेस है। तो इनका आपस में इंटरेक्शन, ठीक है, हमारे कॉग्निशन को डेवलप करता है, हमारे कॉग्निशन को फॉर्म करता है। इनके बिना कॉग्निशन जो है वो अधूरा कॉग्निशन नहीं बनेगा, राइट? तो इनका इनका आपस में इंटरेक्शन होना चाहिए, कॉग्निटिव प्रोसेसेस एज वेल एज नॉन कॉग्निटिव प्रोसेसेस, ठीक है। अच्छा, फोर्थ आइडिया क्या है? कॉग्निशन नीड्स टू बी स्टडीड थ्रू अ वैरायटी ऑफ साइंटिफिक मेथड्स, है ना? कॉग्निशन को स्टडी करने के लिए बहुत सारे साइंटिफिक मेथड्स का यूज करना चाहिए। याद करिए, हमने कॉग्निटिव साइकोलॉजी में टोटल 12 डोमेन्स देखे थे, है ना? तो उन सबको एक साइंटिफिक मेथड से, कोई एक स्पेसिफिक साइंटिफिक मेथड से स्टडी नहीं किया जा सकता है, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई एक साइंटिफिक मेथड जो है ना बेस्ट साइंटिफिक मेथड होता है, नहीं। हमें मल्टीपल साइंटिफिक मेथड्स का यूज करना चाहिए, वैरायटी ऑफ साइंटिफिक मेथड्स का यूज करना चाहिए कॉग्निशन को अंडरस्टैंड करने के लिए, कॉग्निशन की स्टडी करने के लिए, ठीक है। तभी हम कॉग्निशन को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो मल्टीपल साइंटिफिक मेथड्स का एक्यूमुलेशन होना चाहिए कॉग्निटिव साइकोलॉजी में, ठीक है। और लास्ट हमारा आता है फिफ्थ आइडिया, ऑल द बेसिक रिसर्च इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी में लीड टू एप्लीकेशंस, है ना? कोई भी हम रिसर्च करते हैं तो उससे कुछ ना कुछ एप्लीकेशन होता है, राइट? उसको हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, है ना? और एंड ऑल अप्लाइड रिसर्च में लीड टू बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स, ठीक है। तो जो हमने सब अप्लाई किया है उससे कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकता है।
तो कॉग्निशन का कोई भी हम रिसर्च करते हैं तो वो एप्लीकेबल है, उसको हम कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं किसी न किसी सेटिंग में, किसी न किसी एनवायरनमेंट में, राइट? और जब हम उसको अप्लाई करेंगे तो उससे कुछ न कुछ हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। और ये अंडरस्टैंडिंग जो होगी, ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी का बेस को डेवलप करेगी, बेस को ब्रॉडेन करेगी। ठीक है? तो जैसे-जैसे हम हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होते जाएगी, हम वैसे-वैसे कॉग्निटिव साइकोलॉजी के बेस को ब्रॉडेन कर सकते हैं, उसको डेवलप कर सकते हैं। ठीक है? तो ये टोटल 5 मेजर आइडियाज़ थे कॉग्निटिव साइकोलॉजी के। अब कुछ और आइडियाज़ देखते हैं जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी में है, जैसे कि कंप्यू कंप्यूटर मेटाफर एंड ह्यूमन कॉग्निशन। देखिए जैसे जैसे टाइम पास हुआ है ना, बहुत सारे लोगों के माइंड में ये थॉट था कि आने वाले टाइम में कुछ ऐसा डेवलपमेंट होगा, राइट? फ्यूचर में कुछ ऐसा डेवलपमेंट होगा जहां पे मशीन्स के पास ये कैपेबिलिटी होगी कि ह्यूमन के रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर सके, ह्यूमन के प्रॉब्लम्स को वो अंडरस्टैंड कर सके और उसको सॉल्व कर सके। ठीक है? सारे फिलोसफर्स लाइक डेस्करेट, प्लेटो, इनका ये मानना था कि आने वाले टाइम पे हम ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप कर लेंगे, ठीक है, जो ह्यूमन प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली सॉल्व कर सकेंगे। मशीन्स ऐसे होंगे जो ह्यूमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है? और आज से ज्यादा नहीं, 50 साल पहले हमने एक मशीन डेवलप भी कर लिया, राइट, जिसमें ये कैपेबिलिटी थी तो कि वो ह्यूमन के मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, जो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको बहुत इजीली सॉल्व कर पा रहा था, है ना? जो काम ह्यूमंस जनरली रैंडमली नहीं कर पाते थे, उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, वो एक मशीन कर पा रहा था, जो प्रिमिटिव कंप्यूटर हमने डेवलप किया था, राइट? अब जैसे-जैसे टाइम आगे पास हुआ तो साइंटिस्ट लोगों को ये भी समझ में आने लग गया कि हम कंप्यूटर को सिर्फ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ही नहीं, इससे हम बहुत सारे ह्यूमन के प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट? बहुत सारे ह्यूमन के डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया जा सकता है। तो सोचिए जो सपने डेस्क्रेट्स ने देखे थे वो आज पूरे होते हुए दिख रहे थे, राइट? अब जैसे जैसे आगे टाइम पास हुआ, है ना, कंप्यूटर एडवांस होने लग गए, उनमें हाई स्पीड मैथमेटिकल फंक्शंस करने की कैपेबिलिटी आ गई, है ना? वो लॉजिकल रूल्स को बहुत इजीली गवर्न कर सक रहे थे, है ना? और बहुत इजीली उसको सॉल्व भी कर सक रहे थे। लेकिन जो काम ह्यूमंस नहीं कर पाते थे, पुअरली कर पाते थे, वो काम कंप्यूटर्स बहुत इजीली कर पा रहे थे। बट ऐसे काम जैसे कि जनरलाइजेशंस, है ना, मेकिंग इन्फरेंसेस, अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स, है ना, हैव इमोशंस, ये कैपेबिलिटी अभी तक कंप्यूटर में डेवलप नहीं हुई थी, है ना? कंप्यूटर जनरलाइज नहीं कर पा रहे थे, विजुअल रिकॉग्निशन, विजुअल पैटर्न्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाना, ठीक है, इन्फ्रेंसेस नहीं कर पाना, इमोशंस डेवलप नहीं कर पाना, ये कैपेबिलिटीज अभी कंप्यूटर में नहीं आई थी। ठीक है? ये ह्यूमन की स्पेसिबिलिटी थी और कंप्यूटर्स में ये कैपेबिलिटी नहीं आई थी। बट और जैसे जैसे टाइम पास हुआ, राइट, आज के टाइम पे हम देखते हैं कि हमारे पास ऐसे कंप्यूटर्स हैं जो प्रिमिटिव ह्यूमन की तरह सोच सकते हैं। ठीक है? ह्यूमन के अर्लियर वर्जन्स हम कह सकते हैं। क्यों? जैसे कि ये जो कंप्यूटर्स है, इनमें कॉम्प्लेक्स विजुअल पैटर्न रिकॉग्निशन टेक्निक है, इन्हें ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स विजुअल पैटर्न्स को, ठीक है? ये जनरलाइज कर सकते हैं, है ना? स्लो मैथ्स कर सकते हैं जैसे ह्यूमन करते हैं, राइट? और विटी मिस्टेक्स कर सकते हैं जो ह्यूमंस भी आप देखेंगे करते हुए, राइट? हम लोग भी बहुत सारी गलतियां करते हैं, कंप्यूटर्स भी ऐसे डेवलप कर लिए हैं हमने जो बिल्कुल ह्यूमंस के कैपेबिलिटी को रिजेंबल कर सकते हैं, राइट? आप सोचिए, आप सबने अपोलो 11 का नाम सुना होगा, राइट? जो मैन मिशन भेजा गया था यूएस के द्वारा। तो ये जो मैन मिशन भेजा गया था, ये जिस कंप्यूटर की हेल्प से भेजा गया था उसमें सिर्फ 500 एमबी रैम था। ठीक है? 500 एमबी, व्हिच इज अ वेरी प्रिमिटिव टाइप ऑफ कैपेबिलिटी, जो सोचो आप कंप्यूटर कंप्यूटर में थी उस टाइम और उससे किसी पर्सन को मून पर भेज दिया गया, राइट? और सक्सेसफुल मिशन था वो, है ना? अब हमारे पास हमारे हाथ में जो स्मॉल स्मॉल फोन्स है, उनमें भी मोर देन 6 जीबी रैम की कैपेबिलिटी है, एंड नॉट जस्ट 6 जीबी, 8 जीबी, 16 जीबी, इससे ज्यादा कैपेबिलिटीज है। हम कोई भी आज के टाइम पे कोई भी ऐसा कंप्यूटर नहीं होगा जिसके घर में ये कंप्यूटर होगा, राइट, जो 500 एमबी वाला कंप्यूटर यूज करता होगा। कोई नहीं करता होगा ऐसा। आजकल तो इतनी कैपेबिलिटी टेलीविजन्स में आ गई है, राइट? सो हम लोग ने बहुत एडवांसमेंट की है ना? हमारे टेक्नोलॉजीज बहुत एडवांस हुए हैं। ठीक है? तो हमने ऐसे ही न्यूरल नेटवर्किंग कंप्यूटर्स जो है डेवलप कर लिए हैं, ठीक है? जिनमें ये कैपेबिलिटी, स्मॉल स्मॉल कैपेबिलिटीज है कि वो विजुअल पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर सके, राइट? स्लो मैथ्स कर सके, विटी मिस्टेक्स भी कर सके और जनरलाइजेशन की कैपेबिलिटी भी हो। ठीक है? बट इनमें अभी तक हमने इमोशंस को डेवलप नहीं कर पाए हैं,
ठीक है? इमोशंस अभी तक हमने डेवलप नहीं किया है इनके अंदर, ठीक है? और बट ऐसा ऐसा हम नहीं कह सकते कि ये आने वाले टाइम में डेवलप नहीं होगा। होगा, डेफिनिटली होगा, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि होगा। बिकॉज़ अगर हम अभी तक पहुँच गए, यहाँ तक पहुँच गए, तो आने वाले टाइम में क्या पता हम इमोशंस भी डेवलप कर लें, ठीक है? अ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत ज़्यादा वर्क चल रहा है, राइट? उसमें हम कॉन्शियसनेस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, राइट? तो हो जाए आने वाले टाइम पे हम कॉन्शियसनेस भी डेवलप कर लें, राइट? इमोशंस भी डेवलप कर लें, ठीक है? तो कुछ भी हो, ये एक टाइप का सक्सेस ही है। हम जिस तरफ बढ़ रहे हैं, वो एक सक्सेस की तरफ ही बढ़ रहे हैं, राइट? तो हम अ, पीछे की तरफ नहीं देख सकते। आने वाले टाइम में ये पॉसिबिलिटी है कि हमारे अंदर हमारे कंप्यूटर्स में ये कैपेबिलिटी होगी। कुछ ह्यूमनिस्टिक बॉट्स टाइप के और कंप्यूटर्स अवेलेबल होंगे, ठीक है? तो ये एक आइडिया है ना? जिस पे बहुत वर्क चल रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट आइडिया आता है कॉग्निटिव साइंसेस। कॉग्निटिव साइंसेस होता क्या है? देखिए, थ्री पावरफुल एरियाज ऑफ साइंटिफिक डेवलपमेंट, नेमली कंप्यूटर साइंस, न्यूरो साइंस एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ठीक है? ये तीन पावरफुल एरिया जो होते हैं ना, कंप्यूटर साइंस, न्यूरो साइंस एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी, कन्वर्ज टू क्रिएट न्यू साइंस कॉल्ड कॉग्निटिव साइंस। एक साथ कन्वर्ज हो जाते हैं और ये न्यू साइंस क्रिएट करते हैं, जिसको हम कॉग्निटिव साइंस कहते हैं, राइट? देखो, यहाँ पे आप फोटो में देख रहे हो, राइट? यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूरो साइंस, है ना? एंथ्रोपोलॉजी, ये सारा जो है कॉग्निटिव साइकोलॉजी का पार्ट हो जाता है, राइट? फिलोसफी, लिंग्विस्टिक, राइट? ये सब कॉग्निटिव साइकोलॉजी का पार्ट हो गया, है ना? तो ये सारे जो एस्पेक्ट्स है, अगर इनको हम कंबाइनली स्टडी करें तो इसको हम कॉग्निटिव साइंस कहते हैं। ये एक नया फील्ड डेवलप हुआ है आज के टाइम पे, है ना? बहुत सारे इसके इसके जो बाउंड्रीज है वो बहुत ज्यादा डिस्टिंक्ट नहीं है, बहुत ज्यादा एक दूसरे से इंटरलिंक है, राइट? कई सारे साइंटिस्ट हैं जिनको इंटरेस्ट है कंप्यूटर साइंसेज में, कई सारे साइंटिस्ट हैं जिनको इंटरेस्ट है न्यूरो साइंसेज में, और कई सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनको इंटरेस्ट है कॉग्निटिव साइकोलॉजी में। बट ये सारा जो वर्क कर रहा है, ये अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट कर रहा है कॉग्निटिव साइंसेज की तरफ ही, ठीक है? और ये आने वाले टाइम में बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट होने वाला है फॉर द कॉग्निटिव साइकोलॉजी, राइट? साइकोलॉजी मेक्स फुल यूज ऑफ रीसेंट डिस्कवरीज इन न्यूरो साइंसेस। ठीक है? जो भी डिस्कवरीज अभी न्यूरो साइंसेस में हो रही है या कंप्यूटर साइंसेस में हो रही है, राइट? उसका पूरा यूज कर रहा है कंप्यूटर कॉग्निटिव साइकोलॉजी, राइट? क्योंकि ये जो है ये बहुत न्यू फील्ड है, जहाँ पे बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं, ठीक है? और बहुत सारी न्यू न्यू डिस्कवरीज हो रही है, ठीक है? और कॉग्निटिव साइकोलॉजी का बेस जो है वो इसकी वजह से ब्रॉडन हुआ जा रहा है, राइट? बहुत ब्रॉड हो रहा है और न्यू न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू न्यू एस्पेक्ट्स हमें जानने को मिल रहे हैं, ठीक है? कॉग्निटिव साइकोलॉजी ह्यूमन के कॉग्निटिव प्रॉपर्टीज को एक नए तरीके से देखा जा रहा है और उसमें नए नए एस्पेक्ट्स को ऐड किया जा रहा है, जिससे एक ब्रॉडर थ्योरी का डेवलपमेंट हो रहा है, राइट? तो आने वाले टाइम में हम इसमें और एडवांसमेंट देख सकते हैं और न्यू न्यू थ्योरीज यहाँ पे डेवलप होते हुए देख सकते हैं, ठीक है? नई नई टाइप की डिस्कवरीज हम यहाँ पे होते हुए देख सकते हैं, ठीक है? तो ये भी एक आइडिया है कॉग्निटिव साइंसेस, जिसपे बहुत ज्यादा वर्क किया जा रहा है आज के टाइम पे, ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट आइडिया की तरफ बढ़ते हैं, वो है हमारा न्यूरो साइंसेस एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी। जिसके माइंड में एक डाउट था कि हमारा ब्रेन एक होलिस्टिक ऑर्गन है, ठीक है? जिसका मतलब कि जो जितने भी ऑपरेशंस होते हैं ब्रेन में जो हो रहे होते हैं, वो पूरे ब्रेन में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, पूरे ब्रेन के हर एक पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, या एक्टिविटीज जो होती है वो लोकलाइज्ड होती है, ठीक है? एंड टाइड टू द स्पेसिफिक रीजन, किसी एक स्पेसिफिक रीजन पे ही डिपेंडेंट होती है कोई एक्टिविटी। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि लर्निंग, ठीक है? अगर हम लर्निंग कर रहे हैं तो लर्निंग ब्रेन के सभी पार्ट्स में इक्वली होता है, सभी पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं लर्निंग के टाइम पे, या ब्रेन का कोई इकलौता पार्ट है जो रिस्पॉन्सिबल है लर्निंग के लिए, ठीक है? ये कोई और एक्टिविटी आप देख लीजिए, ठीक है? कोई भी एक्टिविटी। अब साइकोलॉजिस्ट को जो न्यूरो साइंटिस्ट थे उनको ये डाउट था कि ब्रेन कम एक साथ काम करता है या ब्रेन के कुछ पार्ट्स होते हैं जो अलग अलग टाइम पे फंक्शन करते हैं, राइट? क्या इसको इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, राइट? तो इस आइडिया में हम इसको समझते हैं। तो देखिए उन्होंने जैसे कि यहाँ पे हमें पता है, आज के टाइम पे हमें पता है कि न्यूरो कॉर्टेक्स जो होता है वो हायर ऑर्डर थिंकिंग के लिए होता है, लिम्बिक ब्रेन जो होता है वो इमोशंस के लिए होता है, ठीक है? ब्रेन स्टेम जो हो गया वो सर्वाइवल के लिए होता है, राइट? जो इनवॉलेंटरी फंक्शंस होते हैं वो यहाँ पे हो रहे होते हैं। तो तो इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, राइट? इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने एक टेक्निक डेवलप किया, जिसको हमने कहा न्यूरो कॉग्निटिव इमेजरी,
न्यूरोकॉग्निटिव इमेजरी क्या होता है? जहाँ पे हम ब्रेन की इमेजेस लेते हैं। देखिए कॉग्निशन जो है ट्रेडिशनल टॉपिक कॉग्निशन में क्या है? परसेप्शन, राइट? मेमोरी, लैंग्वेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, थिंकिंग, राइट? एंड मेथड्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस। ये तो एक सेंट्रल एस्पेक्ट है ही कॉग्निशन के थीम का। बट अब यहाँ पे इस पे भी फोकस किया जाने लग गया न्यूरोकॉग्निशन इमेजरी पे, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके कि ब्रेन का पार्ट, ब्रेन कैसे फंक्शन करता है। ब्रेन होलिस्टिक वे में फंक्शन करता है, सारे ब्रेन के पार्ट्स इक्वली इन्वॉल्व होते हैं, या ब्रेन का कोई स्पेसिफिक पार्ट इन्वॉल्व होता है किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए। ठीक है? तो इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? हमने ये टेक्निक तो डेवलप कर ली न्यूरो कॉग्निटिव इमेजरी। तो इस टेक्निक में हम क्या यूज़ करते हैं? हम डिफरेंट टाइप्स के टूल्स को यूज़ करते हैं। न्यूरो कॉग्निटिव टेक्निक्स क्या-क्या है? तो चलिए इसको भी अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, न्यूरो कॉग्निटिव टेक्निक्स को हम क्यों यूज़ करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल? क्योंकि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी ब्रेन के बारे में, है ना? ब्रेन के फंक्शंस के बारे में क्लैरिटी मिलेगी, ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, ब्रेन का डीपर एक्शंस क्या-क्या है, उसके बारे में एक क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है? ब्रेन कॉग्निशन का किस तरीके का इंजन है ना? ऐसा माना जाता है कि ब्रेन जो है, वो इंजन है कॉग्निशन का। कैसे है? इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन टेक्निक्स की हेल्प से। क्या टेक्निक्स है? टेक्निक्स है जैसे कि एमआरआई, आपने ये सब वर्ड सुना होगा, पेट स्कैन, है ना? ईईजी, ठीक है? तो ये जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ऐसे करके इलेक्ट्रोड्स लगाया जाता है ब्रेन में, और इससे मेजर किया जाता है कि ब्रेन का कौन-सा पार्ट किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, राइट? पर्सन से कोई एक्टिविटी करा के देखी जाती है, और इससे फिर मॉनिटर पे चेक किया जाता है कि वो एक्टिविटी करते टाइम ब्रेन का कौन-सा पार्ट एक्टिव हो गया है ना? कोई कोई फोटोज़ दिखाएँगे जिससे देखेंगे कि ब्रेन का कौन-सा पार्ट वो कोई पर्टिकुलर इमोशन जनरेट कर रहा है उनके माइंड में, है ना? तो इससे पता चलता है कि ब्रेन का कौन-सा पार्ट किस चीज़ के लिए इन्वॉल्व्ड है ना? तो कॉग्निशन के एस्पेक्ट को और ब्रॉडेन करने के लिए, ठीक है, ये टेक्निक्स का भी यूज़ करते हैं, एमआरआई, पेट स्कैन, ईईजी, ठीक है? इससे क्या होता है? इससे सिर्फ स्ट्रक्चर पता नहीं चलता है कॉग्निशन का, बट आल्सो द प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड, ठीक है? कि कैसे ब्रेन फंक्शन करता है, प्रोसेस, क्या तरीके हैं ब्रेन के फंक्शन करने के, वो प्रोसेसेस को भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, सिर्फ स्ट्रक्चर ही नहीं, प्रोसेसेस को भी। तो ये टोटल कुछ आइडियाज़ थे जो हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड किए, ठीक है? आई होप यू लाइक द शो, ठीक है? अगर शो पसंद आया तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड कमेंट्स तो करते रहिए, ठीक है? ताकि मेरे को भी आइडिया लगे कि आपको कैसा लग रहा है, राइट? सो थैंक यू वेरी मच।